नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो बीजेपी को सत्ता से कर देंगे बेदखल। मल्लिकार्जुन खड़गे का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, 500 जिलों आयोजित होंगी सभाएं। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मुंबई में जुटेंगे 300 करोड़ मराठा, रोका तो फडणवीस के घर पर होगी धरना, फिर चेतावनी देने लगे मनोज जरांगे पाटिल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाने का करें इंतजाम, रामविलास वेदांती का सीएम योगी से आग्रह। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगी सोनिया गांधी। जयराम रमेश ने दिया इसको लेकर जवाब। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर ईवीएम के बिना और इंडिया गठबंधन की एकजुटता में हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव तो भाजपा का हो जाएगा सुपड़ा साफ। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट रहेंगे तो बीजेपी आम चुनाव हारेगी। कांग्रेस ने 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित है तैयार हम रैली में खड़गे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट रहता है तो बीजेपी कहीं भी चुनावी लड़ाई में नहीं दिखेगी। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए हमें वोट करें। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने देश के पिछले 10 साल खराब किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी और आरएसएस ने देश के लोगों को तंग किया है। इनको बाहर नहीं किया गया तो देश बर्बादी की ओर जाएगा, लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम संसद में नहीं आते, लेकिन आप लोग ही सदन से बाहर निकालने वाले हैं। हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ ये सवाल किया कि 3 से 4 लोगों ने कैसे संसद की सुरक्षा में सेंध लगा दी। दोस्तों, संसद की सुरक्षा में सेंध, इसी के साथ अडानी का मुद्दा, कई सारे ऐसे मामले हैं जो बीजेपी को घेरे हुए हैं। और इसी बीच इंडिया गठबंधन के तहत सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा कर दिया है कि अगर इंडिया एकजुट रहता है तो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, 500 जिले आयोजित होंगी सभाएं। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा देश भर के लगभग 500 जिलों में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड आयोजित करेगा। इसकी जानकारी संगठन ने गुरुवार को एक बयान जारी करके दी। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड राष्ट्रीय राजधानी में औपचारिक गणतंत्र दिवस परेड के समापन के बाद आयोजित की जाएगी। ट्रैक्टरों के साथ अन्य वाहन और मोटरसाइकिलें भी परेड में शामिल होंगी। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि इससे पहले जब किसानों ने यहां पर ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो जो दृश्य था वो लाल किले से पूरे देश ने देखा। और अब यहां पर फिर से आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर फिर से किसान परेड निकालेंगे, लेकिन वो लाल किले तक नहीं होगा, लेकिन परेड किसान जरूर निकालेंगे। 500 जगह पर सभाएं हो रही हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मुंबई से आ रही है। मुंबई में जुटेंगे 3 करोड़ मराठा और अगर किसी ने रोका तो फडणवीस के घर देंगे धरना, फिर चेतावनी देने लगे मनोज जरांगे पाटिल। जी हाँ दोस्तों, मराठा आरक्षण की मांग वाले आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने करीब 2 महीने की मेहनत महाराष्ट्र सरकार को 2 महीने की मोहलत दे दी है, लेकिन अब यह मोहलत नए साल पर खत्म होने वाली है। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर अब तक सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब एक बार फिर से आंदोलन होगा और मुंबई की सड़कों पर आंदोलनकारी उतरेंगे। मनोज जरांगे पाटिल के प्रतिनिधियों ने आजाद मैदान का शुक्रवार को दौरा किया और इस दौरान मैदान पर ही आंदोलन की तैयारी हुई। और इस बीच मनोज पाटिल ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी गई तो वो मुंबई में आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों से भी अपील की है कि वो मुंबई आए। पाटिल ने 3 करोड़ मराठाओं को जुटाने की बात कही है और उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को बांटकर नहीं रहना चाहिए। हम सभी को गरीब मराठा बच्चों के भविष्य के लिए साथ आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाने का करें इंतजाम, रामविलास वेदांती का सीएम योगी से आग्रह। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे पूर्व भाजपा सांसद राम
रामविलास वेदांती ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या लाने का व्यवस्था करें। रामविलास वेदांती ने कहा कि आडवाणी को अपनी आंखों से रामलला को सिंहासन पर विराजमान देखना चाहिए। ये न केवल देश की बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं की इच्छा है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी का योगदान बहुत बड़ा है। वेदांती का यह बयान 18 दिसंबर को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा आडवाणी और भाजपा के एक अन्य दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को उनकी उम्र के कारण समारोह में शामिल न होने की सलाह देने के कुछ दिनों बाद आया है। रामविलास वेदांती ने कहा कि भाजपा आज जहां है वहां तक पहुंचने में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, जोशी ने बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं चाहता हूं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो यूपी सरकार खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आडवाणी को गर्भगृह में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगी सोनिया गांधी? जयराम रमेश ने दिया बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से हस्तियां अयोध्या पहुंचेंगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण भेजा गया है। जयराम रमेश बोले कि समय आने पर बता दिया जाएगा फैसला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिल गया है। इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा और समय आने पर बता दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने जब सोनिया गांधी और अन्य नेताओं को निमंत्रण भेजा था तो उसी वक्त कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। जब दिग्विजय सिंह से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने पर क्या आपत्ति हो सकती है। वो इस मामले को लेकर सकारात्मक रही हैं। या तो सोनिया जी या फिर पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होगा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या सोनिया गांधी को इस कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए? लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर बरसे गहलोत बोले, करोड़ों खर्च कर राम के नाम पर राजनीति कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, नागपुर में कांग्रेस के 139वें स्थापना कार्यक्रम मनाया गया। इसमें कार्यक्रम में देश भर से सभी राज्यों से नेता पहुंचे और इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। कार्यक्रम के बाद रात को मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सीएम गहलोत ने राम मंदिर को लेकर कहा कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में आते ही कराएंगे जाति जनगणना, नागपुर में बोले राहुल गांधी। डर डर कर मिलने आते हैं बीजेपी के एमपी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आते ही कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी पिछले 40 सालों में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई है। गांधी ने कहा कि इस वक्त देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है तैयार हम नामक कार्यक्रम में जहां कांग्रेस ने अगले साल के लोकसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत की तो वहीं अपने मंसूबों को लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की कि उनका फोकस ओबीसी वोट बैंक से दूर नहीं हुआ है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में किसी को बोलने या पार्टी फोरम में सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर छोटा बड़ा नेता डरा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की विपरीत उनकी पार्टी में एक कनिष्ठ कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर सवाल उठा सकता है और उनसे असहमत हो सकता है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा की महिला ब्रिगेड मिशन 2024 के लिए तैयार, अखिलेश यादव ने दिया जीत का मंत्र। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर रखी हैं। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी बैठकों का दौर चला रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर सपा महिला सभा की अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 जीत का लक्ष्य तय किया गया। इस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और सपा महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह मौजूद रही। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हुई इस महिला सभा ने तय किया है कि 2024 में सपा को जिताने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिला है। पीडीए का नारा देने वाली सपा ने कहा कि पीडीए का नारा तभी पूरा होगा जब आधी आबादी साथ
हो और इसी कड़ी में आज की बैठक हुई है। सपा चीफ ने कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ आधी आबादी भी हमारे साथ है। किसी भी समस्या के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ इन्हीं आधी आबादी को लड़ना पड़ता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में अगर कहीं महिला सुरक्षित है तो यूपी में है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां महिला असुरक्षित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम हेमंत सोरेन बोले चुनाव में बंद हो ईवीएम का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, 29 दिसंबर को राज्य सरकार अपने 4 साल पूरे कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 दिसंबर को मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण मिलता है तो वो वहां जरूर जाएंगे। साथ ही चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने केंद्र पर झारखंड की उपेक्षा का भी आरोप लगाया और एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए मुझे अभी तक आमंत्रण नहीं मिला है। आमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाने की कोशिश करूंगा। ईवीएम से मतदान से जुड़े सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि दुनिया में इस तकनीक को लोग समाप्त कर रहे हैं और इस देश को विश्व गुरु की उपाधि देते हैं तो ईवीएम को हटा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात से वाकिफ रखते हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। जी हां दोस्तों, बिहार में शुक्रवार को बड़ी सियासत में बड़ा बदलाव हुआ और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि नीतीश कुमार ये पद संभाल सकते हैं, ऐसा बड़ा संकेत भी सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और नीतीश और ललन के बीच नाराजगी के सवाल पर बड़ा बयान देते हुए नेता ने कहा कि आप नया शब्द ला रहे हैं, इस शब्द का तो कोई जिक्र ही नहीं है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने पर कर रही है विचार। अनुच्छेद 370 को लेकर चर्चा के बाद होगा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक ने गुरुवार को कहा कि आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अदालत के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। एएनसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने कहा कि उनकी पार्टी को कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खामियों से भरा था। ये कई बुनियादी मुद्दों पर चुप रहा और एक समीक्षा याचिका तैयार की जा रही है और एक बार ये तैयार हो जाने पर हम इसे अपनी कानूनी टीमों और 23 याचिकाकर्ताओं के सामने रखेंगे और फिर शीर्ष अदालत में फिर याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चर्चा का विषय है कि कानूनी कार्रवाई का स्वरूप क्या होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्गज नेताओं को प्रत्याशी बनाकर चौंका सकती है कांग्रेस। प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर चौंकाने की तैयारी में है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वो नेता मना नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल के सभी नेताओं की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत दर्ज करनी है। इसके लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन न किया जाए जिनका जनाधार ही ना हो। मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाले नेताओं को ही प्रत्याशी बनाने की सिफारिश कांग्रेस कमेटी को करनी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली सरकार ने लगाया अस्पतालों में घटिया दवाई की सप्लाई का आरोप। गृह मंत्रालय से की सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर दिल्ली सरकार ने ये बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उससे यहां राज्य सरकार के अधीन अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार मामले में जांच लंबित रहने तक स्वास्थ्य सचिव को निलंबित करने की सिफारिश उपराज्यपाल वीके सक्सेना से करेगी। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पिछले सप्ताह दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने ऐसी दवाओं की कथित आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जो गुणवत्ता मानक जांच में विफल हो गई थी, जिनसे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। सतर्कता निदेशालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुझे ये कहने का निर्देश दिया गया है कि खराब गुणवत्ता वाली ऐसी दवाओं की आपूर्ति पर कार्रवाई केंद्रीय खरीद एजेंसी
तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला की जांच करने की जरूरत है और उस जांच में विनिर्माताओं से दवा खरीदने वाले और उन दवाओं को अस्पतालों तक पहुंचाने वाले आपूर्तिकर्ता की भूमिका की भी जांच हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बोर्ड बैठक के दौरान अचानक पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूसे, विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की शामली नगर पालिका की बोर्ड बैठक में पार्षदों के बीच जमकर लात और घूसे चले। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि पार्षद कुर्सियों पर चढ़कर एक दूसरे पर लात घूसे बरसा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेमंत विश्व शर्मा ने मांगी माफी, ट्वीट भी डिलीट किया, ब्राह्मण और शूद्र पर किया था विवादित पोस्ट। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब अपने पुराने एक ट्वीट को भी हटा दिया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है। इनके इस पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे भाजपा की मनुवादी विचारधारा करार दिया और इसकी निंदा की। दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के विपरीत है। ओवैसी ने कहा कि ये उस दुर्भाग्यपूर्ण क्रूरता में परिलक्षित होता है जिसका असम के मुसलमानों ने पिछले कुछ वर्षों में सामना किया है। बढ़ते विवाद के बाद हेमंत शर्मा ने गुरुवार को माफी मांगी और कहा कि ये भगवद गीता के एक श्लोक का गलत अनुवाद था। उन्होंने लिखा कि जैसे ही मैंने गलती देखी, मैंने तुरंत पोस्ट हटा दी। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के नेतृत्व में सुधार आंदोलन के लिए धन्यवाद। असम राज्य एक जाति विहीन समाज की एक आदर्श तस्वीर को दर्शाता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भजन सरकार को तो हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने शुरू कर दी घेराबंदी। जी हां दोस्तों, यहां पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सरकार को कानून की कोई चिंता नहीं है। राजधानी में सरेआम एक महिला को रौंद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल सरकार का हनीमून पीरियड तो खत्म ही नहीं हो रहा है। उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी को लेकर भी बीजेपी पर जमकर हमला किया। प्रताप सिंह ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जांच आयोग को दे भ्रष्टाचार के डॉक्यूमेंट, येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक से बोले सीएम सिद्धरामैया। जी हां दोस्तों, बीजापुर के असंतुष्ट भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पर हमला बोला। उन पर राज्य में कोविड-19 प्रबंधन में 40,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को भाजपा विधायक के आरोपों का समर्थन किया है और उन्हें जांच आयोग को भ्रष्टाचार के दस्तावेज सौंपने को कहा। पार्टी से निकालने पर करूंगा पर्दाफाश, ये बड़ा बयान दिया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक यत्नाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि येदियुरप्पा सरकार के दौरान कोविड के समय में 40,000 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई और मुझे नोटिस दें और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करें तो मैं उनके घोटाले का पर्दाफाश कर दूंगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के बाद मोदी नाम की दवाई एक्सपायरी हो जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान। जी हां दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में मोदी दवाई कारगर साबित नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को नागपुर में आयोजित कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा खुद को ऐसा शख्स बताते हैं जिनका 56 इंच का सीना है। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिया 1,38,000 रुपए का डोनेशन, सरकार को बताया तानाशाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए अपने हाथ खोल रही हैं। क्राउड फंडिंग अभियान में जुटी कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने भी 1,38,000 रुपए का डोनेशन दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। प्रियंका गांधी ने दान की रसीद पोस्ट करते हुए लिखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को संचालित करने के लिए तिलक स्वराज फंड की शुरुआत की थी, जिसका मकसद असहयोग आंदोलन के लिए पैसा जुटाना था ताकि स्वराज की स्थापना हो सके। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी ने नागपुर से भरी हुकार, मध्य प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में
नागपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस तथा लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए है तैयार। हम रैली में शामिल होने के लिए नागपुर पहुंचे और पटवारी सुबह भोपाल से कार द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भजनलाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार ने सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया। इससे भड़के युवा लामबंद हो गए और जयपुर में युवाओं ने डेरा डाल दिया है। बेरोजगार हुए युवाओं का कहना है कि केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की योजना, राजीव गांधी मित्रों ने जन जन तक योजना पहुंचाने का काम किया है। सरकार इसे कांग्रेस बीजेपी का रंग ना दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में फंस गई बीजेपी। टमाटर प्याज ने बढ़ाई टेंशन तो कांग्रेस पलट देगी बाजी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने इनमें से अधिकतर 41 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए हालत उतने आसान नहीं लग रहे हैं। शिवसेना का सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला प्रभावशाली गुट भाजपा के साथ है। एनसीपी का भी अजीत पवार का प्रभावी गुट पार्टी के साथ है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जो बीजेपी के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट भाजपा के लिए बन गई है। पहली बड़ी चुनौती प्याज टमाटर के निर्यात पर प्रतिबंध और किसानों की परेशानी से पलट सकती है बाजी। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में किया जाएगा पेश। शशि थरूर का बीजेपी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया। थरूर ने कहा कि अगले साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस बीच पीएम मोदी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए भी तैयार हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर थरूर ने इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम मोदी ने अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए थरूर ने कहा कि 2024 में बीजेपी अपने असली संदेश पर लौटेगी और नरेंद्र मोदी को देश के सामने हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर प्रस्तुत करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल कर्नाटक में भाजपा नेताओं का पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप, राष्ट्रीय सचिव बर्खास्त। जी दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।